ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। मैं हूं आपके साथ शीतल और मैं हूं आपके साथ नीलम और हम हाजिर हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर अपने सभी बहन भाइयों के लिए। और आज विशेष फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो चलिए, जैसे कि हमारी नीलम बहन ने बताया कि गन्ने की पाठशाला हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं गन्ने की। कई भाई बहनों ने, हमारे किसान भाइयों ने गन्ना लगा रखा है और समय भी हो चला है इसकी कटाई का। तो कटाई के समय किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि भाइयों बहनों क्या होता है, कई बार कटाई पहले हो जाती है गन्ने की तो हमें उसका उचित लाभ नहीं मिलता है, और कई बार कटाई में देरी हो जाती है तो हमारी फसल खराब हो जाती है, तो मार्केट में हमें उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। तो किन बातों का ध्यान रखें, किन किन चीजों के सावधानियां हमें बरतनी है, उस चीजों को लेके हमारा ये आज का फोन इन कार्यक्रम है और विषय है गन्ने की कटाई करते समय सावधानियां। बिल्कुल। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर अर्चना अनोखे, वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। जी बिल्कुल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल और चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और डॉक्टर अर्चना जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और जिस तरीके से हमने गन्ने की पाठशाला शुरू करी थी कि गन्ने की जो बसंतकालीन बिजाई से, खेत की तैयारी से शुरू की थी, बिजाई हुई, उसके बाद उसमें सिंचाई, उर्वरक, गन्ने की बंधाई, उसके बाद कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, लगातार कार्यक्रम चलते रहे। और धीरे धीरे वो समय आ गया कि जब किसान भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी है और उनकी फसल तैयार कुछ लोगों की हो गई है और जो कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि उनकी थोड़े दिनों बाद तैयार हो जाएगी। लेकिन कोई भी फसल हो, अगर उसको आप सही तरीके से सही समय पे कटाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपको लाभ मिलना है वो नहीं मिल पाता। और दूसरी बात, गन्ना तो वैसे ही कैश क्रॉप है, उसको नगदी फसल बोलते हैं कि खेत से काटो, मिल में ले जाओ, आपको सीधा नगद पैसा आपके अकाउंट में जाता है। और जब आप गन्ना मिल में लेके जाते हैं तो उसमें मिल वाले भी देखते हैं कि कितना आपका साफ सुथरा गन्ना है, कितना आपका गन्ना स्वस्थ है और उसमें कितना चीनी का परता है, उस हिसाब से आपको कीमत भी मिलती है। तो डॉक्टर तेवतिया जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा, जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि जो किसान भाइयों के इस समय फसल खेत में खड़ी है उसमें क्या सावधानी रखें जिससे कि एक तो गन्ने की पेड़ी भी किसान भाई लेते हैं वो भी ले सकें और उन्हें आगे भी उत्पादन अच्छा मिल सके। जी शिवनंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस समय जो हमारी गन्ने की फसल है वो एक तो पेड़ी है और एक पौधा है जी। तो देखिए, पौधा जो है वो काटते हैं बाद में, जो उनकी पर्ची आती है ना मिल से जी, वो फरवरी मार्च में काटते हैं। और सबसे पहले जो पेड़ी होती है उसकी पर्चियां आती हैं। तो अब मील जो है अब स्टार्ट होने वाले हैं और या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में कुछ मीलें चल जाएंगी जी और कुछ नवंबर के फर्स्ट वीक में चल जाएगी और इंडेंट आनी शुरू हो जाएगी और किसान भाइयों की पर्ची आनी शुरू हो जाएंगे। देखिए, यहाँ कटाई से दो तरह से ध्यान रखना है। एक तो कुछ किसान भाई हैं जो इस समय गन्ना बोते भी हैं,
तो वो बीज के लिए गन्ना काटेंगे जी। दूसरा ये है कि जिनको मील पे डालना है वो मील के लिए काटेंगे। अब देखिए आजकल किसान भाई क्या है कि पेड़ी तो उजाड़ देते हैं और गेहूं बोते हैं, तो उसमें एक पॉइंट जो है वो खत्म हो जाता है कि जो प्लांट केन में रहता है। प्लांट केन में ये रहता है कि प्लांट केन को जब आप काटो जो बिल्कुल जमीन से सटाकर काटिए, उसमें जो गन्ने के ठूंठ है ना जी, वो ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें रोग और कीट लगते हैं, उसमें ज्यादातर फंगस लग जाती है जो कि नुकसानदायक होती है और उसमें अंदर तक वो पहुंच जाती है। तो उसको जमीन से हम काटते हैं, अगर उस पर थोड़ा मिट्टी भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं है। और उसको काटने के साथ ही उस पे जो है एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो कटे हुए ठूंठों पर हमको करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आगे टिलरिंग आए वो रोग और कीटों से सुरक्षित हो जाए। कम से कम एक दवाई 2-3 महीने तक अपना असर रखती है, तो इतने हमारी क्रॉप जो है वो सुरक्षित रहेगी। जी डॉक्टर साहब, बात करेंगे आपसे और भी एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं यूपी लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ जी, बताइए क्या सवाल है हाँ, आपका? सबसे पहले सर ये आपका प्रोग्राम हमको अच्छा लगता है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि इसके से काफी जानकारियाँ हमें मिलती हैं जी। और यहाँ फोन इन प्रोग्राम करके विशेषज्ञ बुला के उनका समाधान करवाते हैं ये, और सोने पे सुहागा हो जाता है। इसके लिए मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र में गन्ना वगैरह जो होता है जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे गन्ना लगा के दोबारा जो है उस गन्ने को दोबारा खेत में लेते हैं, उसका मतलब जी, तो उसमें जो है पहले जितनी पैदावारी होती है तो उसके बाद दोबारा में पैदावारी कुछ कम हो जाती है। तो सवाल है कि हम उतनी ही फसल चाहेंगे जो पहले में हो जाता है पहले साल में, तो ये दोबारा में अगर हम मतलब उस इतनी ही अपनी गन्ने की फसल चाहें तो हम कैसे उसका मतलब जो है खाद पान कैसे करें तो उसी तरह से गन्ना तैयार हो। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है राजा भाई। और उसके लिए क्या होता है कि जो हमारी पहली फसल होती है जितनी उसमें टिल्डिंग होती है, जितने उसमें पौधे होते हैं, कुछ पौधे फिर आगे जब दोबारा लेते हैं तो उसमें से कुछ जो मूढ़े कहते हैं, हम उनको मूढ़े कहते हैं, वो कुछ सूख जाते हैं, पूरे जम नहीं पाते। तो इसके लिए देखिए क्या है, गैप फिलिंग की जाती है। अच्छा, गैप फिलिंग वो होती है, देखो गैप फिलिंग 2 तरह से होती है जी। या तो आप गन्ने के सेट काट कर जहां जहां पर आपका अंकुरण नहीं है वहां पर आप गन्ने के सेट जो टुकड़े कहते हैं अच्छी तरह से फावड़े से भुरभुरा बना के और वहां जगह जगह जहां पे बहुत गैप है वहां पर आप उनको दबा दें और पानी लगा दें। ये जी 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 जी। एक तो ये बात हो गई। और एक इससे अच्छी बात और मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको कटाई करना हो, अच्छा, कटाई करने से लगभग 1 महीने पहले, अच्छा, आप गन्ने की नर्सरी लगा दीजिए खेत के किसी भी कोने में। अच्छा अच्छा, जहां भी आपकी कोई जगह हो तो उसमें रेज बेड बना के, यानी ऊंची 1 मीटर चौड़ाई में ऊंची परत बना के मिट्टी की, और उसमें गन्ने के 1 आंख के टुकड़े काट के उनको उपचारित करके फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से, और उस रेज बेड पर लगा के और उस पे हल्की हल्की खाद और मिट्टी मिली हुई जो बना के मटेरियल उस पे पर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए 1-1 इंच जी 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 जी, और उसमें पानी लगा दीजिए, तो वो उसको अंकुरण कर लीजिए आप। अच्छा अच्छा, तो जब आपकी गन्ना कटेगा वो तो आपकी पौध 1 महीने की हो चुकी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो वो जहाँ पर आप गन्ने के टुकड़े लगा रहे थे वहां पर वो भी लगा सकते हैं और पानी दे देंगे तो 1 महीने ऊपर हो जाएगी आपकी क्रॉप। हाँ हाँ, ये तो उससे अच्छा भी मतलब रास्ता है। हाँ, तो यही कारण होता है। और दूसरा जो है एक और मैं बताऊंगा, देखो पैदावार से आपका मतलब है। हाँ, तो जो पुरानी फसल हो चुकी है जो आपने काटी है और अब पेड़ी ले रहे हैं आप, तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो पुरानी हो जाती हैं जी, और उन जड़ों की छटाई अगर हम कर दें तो हमारा जो टिलरिंग और पैदावार बहुत ज्यादा होती है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके जो हल आता है एक देसी हल से भी कर सकते हैं जी, 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 और या रेट्यून मैनेजमेंट डिवाइस भी आती हैं जी जी। तो उसको अगर कूड़ों के सहारे से चलाएंगे उसको तो जो पुरानी जड़ें वो टूट जाएंगी जी जी या कट जाएंगी।
जी हाँ तो नई जड़ें बड़ी तेजी से निकल के आएंगी। जी। उससे क्या होगा, टिलरिंग ज्यादा होगी। अच्छा अच्छा। और जो टिलरिंग ज्यादा होगी तो आपकी पैदावार भी ज्यादा होगी। अच्छा अच्छा। और जनरली हमारे इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पैडी की पैदावार ज्यादा होती है पौधा से। जी 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 बिल्कुल। कहीं कहीं पे आप सही कह रहे हो, कहीं कहीं पे कम भी होती है। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गन्ने की कटाई और आपने कटाई के बारे में काफी बताया, लेकिन आपने जिक्र किया था कि उसमें कटाई के बाद कुछ उसमें बीमारी भी हो जाती है और जिसके लिए कोई दवा भी छिड़कनी पड़ती है। तो मैं डॉक्टर अर्चना जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो दवा कटाई के बाद उसमें छिड़के कोई बीमारी या कोई उस पर रोग न लगे, जी जी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, जैसा कि हम कटाई करते हैं तो उसका जो सिरा होता है, जो अंत सिरा होता है, बिल्कुल जड़ से मिला के काटते हैं। तो उसमें फंगस का, क्योंकि मॉइस्चर होता है तो फंगस का ग्रोथ और कीट उसमें लगने की संभावना होती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें एक तो आप कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि डाइमिथोएट या इमिडाक्लोरप्रिड, जनरली जो सेट्स ट्रीटमेंट के लिए होता है वो इमिडाक्लोरप्रिड का हम यूज करते हैं। उसका फॉर्मुलेशन आता है 70S करके, तो उसको और साथ में फंजीसाइड भी हम मिक्स कर लें, जैसे कि बाविस्टीन होता है, उसको मिक्स करके अगर हम उसके अंत में लगा दें तो फंगस का ग्रोथ जो होगा वो नहीं होगा, तो उससे बचाव पा सकते हैं किसान भाई बहन। दोनों को मिलाने से कोई दिक्कत तो नहीं? जी नहीं। तो उसकी मात्रा कितनी रहे, किस तरीके का घोल या वो पेस्ट लगाएं? जैसे कि हम पेस्ट बनाते हैं ना, तो जो नॉर्मल फसल होती है जैसे कि दूसरे गेहूं और ये सारी होती है, तो उसमें हम जैसे कि 3 kg उसमें मिलाते हैं, उसका अलग अलग फॉर्मुलेशन होता है। तो इसमें जैसे बाविस्टीन को और इसको पानी में घोल लें, 2 ml पर लीटर हम इंसेक्टिसाइड लेंगे और 3 ग्राम पर केजी हम बाविस्टीन लेंगे। इसको पानी में घोल लेंगे, 1 लीटर पानी में घोल लिया और उसमें सेट्स डुबा के दोनों तरफ से फिर हम उसको रख देंगे। लेकिन ये तो बात हो रही है गन्ने की कटाई की जड़ की, तो जड़ को कैसे डुबाएंगे? उस पर तो छिड़काव करना है। कटने के बाद अगर आप उसको नेक्स्ट सीजन में बोना चाहते हैं उस सेट्स के लिए, और अगर बीज के लिए, हाँ, तो उस समय क्या होता है, हमारा टर्माइट लगने की संभावना होती है, दीमक लगने की संभावना होती है जब वो खेतों में खड़ा है फसल। तो उस समय हमें दीमक से बचाने के लिए क्लोरपायरीफास होता है 25% पाया सांद्रण का, तो उसका हमें 2 ml पर लीटर मिला के उसका छिड़काव करने से दीमक से बचाव हो जाता है जब फसल खड़ी है तब। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने पूछा कि जब कटाई करते हैं जी जमीन से मिला के, जी, तो हमको उससे जो हमें अगली पेड़ी लेनी है, बिल्कुल उससे अधिक फसल की उम्मीद हम करते हैं। उसके लिए ये है कि हमको शुरू से ही, वो फसल कटने वाली तो कट गई, वो तो चली गई, मील पे चली गई या बोने के लिए ले गए, उसको डुबाने। अब हमें जो जमीन में हमारे जहाँ से टिल्लिंग रहने उनको बचाना है। तो उनमें देखिए आजकल रेड रोट का भी बहुत प्रकोप है और एक टॉप बोरर, ये 2 इंसेक्ट में टॉप बोरर और जो बीमारियों में ये जो पोका बोइंग और रेड रोट शुगर केन ये आती हैं जी। तो एक फंजीसाइड, क्योंकि पोका बोइंग और रेड रोट ये फंगस की बीमारियां, और टॉप बोरर है जिसकी 4 स्टेज आती हैं गन्ने में पूरे में, ये कीट है। हाँ, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड या और एक थायोफिनेट मिथाइल बड़ी अच्छी फंजीसाइड है जो कि रेड रोट ऑफ शुगर केन के लिए, तो इन दोनों की लगभग 2 ml इसकी इमिडा की और 2 ग्राम इसकी थायोफिनेट मिथाइल का पाउडर 1 लीटर पानी में डाल लें जी, और उससे उन ठुंटों पे जो स्प्रे कर दें जो छूटे बचे हुए हैं जी। तो स्प्रे करने के बाद जहाँ, क्योंकि वो तो चमकते हैं जब वो है, तो उनपे स्प्रे कर देंगे तो उनपे 2 फायदे होंगे कि एक तो वो सूखेंगे नहीं, उनपे वो इन्फेक्शन नहीं होगा फंजीसाइड का, इंसेक्ट का, तो हमारी टिल्लिंग अच्छी होगी नीचे से। तो ये, और वो 2-3 महीने के लिए हमारी फसल जो सुरक्षित हो जाएगी, जो टिल्लिंग आएंगी नीचे से। जी किसान भाइयों, इस समय आप सुन रहे हैं गन्ने की पाठशाला जो कि इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है, और आज का विषय है गन्ने की कटाई करते समय सावधानी, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में, और दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अर्चना अनोखे जो कि कीट वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, हमें लगता है किसी किसान का फोन आ गया है, उसको लेते हैं। हेलो
हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी। मैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल बोल रहा हूँ। जी उदयभान पाल जी, क्या सवाल है आपका? जी, जैसे गन्ने का कटाई हो गए तो उसमें जो आप छिड़काव बता रहे हैं तो कितने दिन के बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए ताकि जो वो कंधे उसमें लगे हैं गन्ने के उसको दीमक वगैरह वो फंगस कोई नुकसान ना कर सके, तो कितने दिन बाद उसका छिड़काव करना चाहिए? जो दवाई बताई ना आपने रोडावेट, कटाई के तुरंत बाद ही करना होता है। तुरंत कर दीजिए उसको, जैसे ही कटे आप जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी कर दीजिए। अच्छा, और फिर इसमें सिंचाई कितने दिन बाद की जाए? सिंचाई उस पर डिपेंड करेगी जिस समय आपने काटा है तो कितना वो है, लेकिन टिल्लिंग लेनी है आपको तो सिंचाई ना करें। थोड़ा सा गर्मी की वजह से टिल्लिंग आएगी नीचे से, अगर सिंचाई कर देंगे तो वो डिले हो जाएगी टिल्लिंग। आप मैं वही तो पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं जो काट के और फिर 15 दिन बाद उसका सिंचाई करते हैं, तो मैं वही पूछा कि जैसे दवाई का छिड़काव किया तो आपने मतलब बताया तो ठीक है, फिर उसी हिसाब से उसका सिंचाई करेंगे गन्ने का। दवाई तुरंत आप छिड़काव कर दीजिए, उसका सिंचाई से कोई संबंध नहीं है। जी जी। और आप 15 दिन बाद सिंचाई कीजिए तो वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें पानी देंगे तो वो टिल्लिंग में टाइम लगेगा। टिल्लिंग में अंदर गर्मी भी चाहिए वो आने के लिए। जी। तो वो बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है उदयभान जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई जो गन्ने की कटाई करते हैं और उसको मिल में ले जाने के लिए, और मिल वालों की भी अपनी वो होती है कि उन्हें सीधा करना चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, तो उस हिसाब से क्या सलाह देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को? देखिए ऐसा है, मैं वो चीज बताऊंगा जिससे किसान को भी फायदा और मिल वालों को भी फायदा जी। देखिए पर्ची आती है, पर्ची आने से पहले ही किसान भाई गन्ना काट के रख देते हैं कि भाई जिससे पर्ची आएगी हम तुरंत दे देंगे। पर्ची का डालने का जो समय है वो 5 दिन होता है, तो 5 दिन तक आपके पास है, पर्ची आने के बाद काटिए आप। उसके बाद क्या पहले काट देंगे तो उनका गन्ने का वेट घट जाएगा किसान का, और उधर जो है मिल वालों को उसमें जो है वो चीनी कम मिलेगी, उसमें वो सूख जाएगा गन्ना, उसमें रस कम निकलेगा, तो दोनों को नुकसान है। तो सभी मिल ये चाहती हैं कि जैसे ही गन्ना कटे तुरंत हमारी मिल पर आ जाए। तो किसान भाई भी इसमें सहयोग करना चाहिए मिलों को, क्योंकि मिलों से और किसानों का और मिल वालों का, देखिए क्या कहते हैं वो चोली दामन का साथ कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल चल बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। तो किसान को ये करना चाहिए कि भाई आप तुरंत काटें और तुरंत ले जाएं, और मिल वाले ये है कि उनका पेमेंट बढ़िया करें, फिर वो भी उत्साहित रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो गन्ने की पाठशाला। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। जी तेवतिया जी। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, एक तो कार्यक्रम का समय बढ़ाई जा, अच्छा, और दूसरा प्रश्न ये है कि गन्ने की कटाई शुरू हो गई। हाँ इसमें कुछ लोग तो पहले ही पानी बंद कर रहे हैं, हाँ, जिससे जो गोबला हुए उससे गन्ने तोड़ने के लिए पेड़ी में थे। अच्छा, और कुछ बलकटी से कटाई करें तो जिससे फसल और बढ़िया हो और वो गोबले भी बचे रहे, क्योंकि फिर आगे नील अगेती फसल ले। हाँ। तो किसान को कौन से तरीके से हाँ, अपनी फसल की कटाई करनी चाहिए, एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग पहले से ही ऊपर से अगोला काटने शुरू कर रहे, क्योंकि पशुओं को चारे के लिए। हाँ, और फिर जैसे ही पर्ची आई हाँ, और वो पलकती से काट के ले जा। हाँ। तो इनमें कौन सा तरीका सही रहेगा? देखिए मैं आपके 2 क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 मैं आपका जवाब देता हूँ। पहले क्वेश्चन है आपका कि आप गबला भी बचाने चाहते हैं और उसको काटना भी चाहते हैं, ठीक है। देखिए जो वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब कटाई के समय अगर कुछ गबला हो रहे हैं तो उनको भी काट देना चाहिए, लेकिन किसानों का अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो हाथ से अगर गन्ना तोड़ लेंगे और गबला छोड़ देंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होती है। और लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि उनको काट दोगे तो उनकी टिल्लिंग और ज्यादा होगी, पैदावार अच्छी होगी। लेकिन देखिए एक बात है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। देखो गबले की हाइट कितनी है उस पर डिपेंड करता है, और गबलों की संख्या कितनी है। कभी कभी क्या होता है कि जो फसल कमजोर होती है, जिसमें कम गन्ने होते हैं, उसमें बाद में जब उसको माहौल मिलता है तो बाद में निकल आते हैं। और ये ज्यादातर जो लेट बोई हुई
होती हैं जो गेहूं के बाद में बुआई करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें जो है गन्ने टिलर्स निकलते रहते हैं बाद तक। कुछ इनमें भी है कि जो फरवरी में आप बो देते हो तो उनमें सब में बराबर कल्ले निकल के और फिर बाद में नहीं निकलते हैं। तो एक तो हमको ये देखना होगा कल्ले हमारे कितनी संख्या में निकले हैं और कितनी हाइट हो चुकी है उनकी। तो ये है सीधी सी बात। अब उस पे खेत पे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उनको अगर गन्ने बहुत कम है, गबला ही गबला ज्यादा है, तो गन्ने तोड़ लेने चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर उनके गबले बहुत कम है और गन्ने ज्यादा है तो उन गबलों को भी साथ साथ काट दें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो गन्ना तोड़ते हैं ना, तोड़ने में नुकसान होता है। कोई गन्ने की जड़ तक उखड़ेगा, कोई बीच में से टूटेगा। तो वो जो तोड़ने का तरीका वो वैज्ञानिक तरीका नहीं है, जिससे वो अगली फसल जो है वो प्रभावित होगी। फसल जब ही अच्छी होगी जब आप पैने हथियार से, पैने उससे बलकटी से उसको काटेंगे, तभी उसमें से अच्छी टिल्लिंग होगी। तो मेरा तो एज ए वैज्ञानिक और एज ए फार्मर भी आपको जो अनुभव है वो यही कहता है। अब रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा सवाल था कि जैसे मिल की पर्ची नहीं आई और वो अच्छा ओके हाँ, तो के लिए मैं समझता हूँ उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, उसको काट सकते हैं आप अगोला को। आपका पर्ची आना शुरू हो चुका है और आपको ये है कि भाई आप अपना कैलेंडर देखते हैं कि मेरी पर्ची आने वाली है कल, तो उसमें वेट नहीं घटता किसान का वो अगोला काटने में, जब तक वो खड़ा रहेगा। तो उसमें मेरे हिसाब से उसको कोई नुकसान नहीं है। बलकटी से काटने और हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखो अगोला काटो, दराती से काटो, पैनी से थोड़ा ऊपर से काटो, और जब नीचे से आप बलकटी से, तो हार्वेस्टिंग बलकटी से ही करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि वो गन्ना अपना काट के और मिल में दे आए और उनका पेमेंट बहुत देर से होता है। देखिए, पेमेंट पिछले 2 सालों से बहुत इम्प्रूव हुआ है पेमेंट का, और इसमें इंडियन पोटास लिमिटेड सबसे आगे है पेमेंट में। हमारा ज्यादा से ज्यादा देखिए 14 दिन का है, लेकिन 20 दिन के अंदर हमारा सारा पेमेंट हो जाता है। लेकिन जो सरकार बहुत इस पे जोर दे रही है कि जो शुगर मिल्स हैं वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करें। कुछ उनकी भी समस्या है शुगर मिल्स की, किसी की चीनी नहीं उठती है, उन्होंने इन्वेस्ट तो कर दिया, चीनी का उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ, चीनी गोदामों में भरी पड़ी है, गन्ने का पेमेंट करते रहेंगे, तो ये भी उनकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन है। कुछ कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, अब उस किसान ने गन्ना तैयार किया, साल भर मेहनत की, उसने तो आपको दे दिया, उसका तो उसमें दोष नहीं है। नहीं। क्योंकि उसको तो पेमेंट चाहिए, क्योंकि उसे घर के बहुत से काम होते हैं, खेती बाड़ी के लिए उसे बीज भी खरीदना है, उसे खाद भी खरीदनी है, और भी कार्य करने होते हैं, सिंचाई हो गई। तो उसे तो जब फसल उसकी जाती है तो कोशिश ये की जाए कि जल्दी से जल्दी उसका भुगतान हो। देखिए, अभी पीछे 1 साल से जी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुगर मिलों को ये निर्देश दिया कि वो किसानों को जो खाद और पेस्टिसाइड जी वो लोन पे मुहैया कराएं अगेंस्ट द केन पेमेंट। और ये भी किया कि ये केन पेमेंट करंट सीजन से नहीं कटेगा, ये नेक्स्ट सीजन से कटेगा। शायद आपको जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बढ़िया सुविधा देखिए, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, इस पे बात और करेंगे। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने के जो हमारे किसान भाई मिल में सप्लाई देते हैं तो उसके पेमेंट के बारे में, और पेमेंट किसान भाइयों को एक तो समय से मिले और दूसरे उन्हें उसका अच्छा मूल्य मिले। इसके लिए कहते हैं कि जो चीनी परता होती है उस पर भी निर्धारित करता है। तो डॉक्टर अर्चना जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई किसान अपने गन्ने की फसल में चीनी का परता यानी परसेंटेज उसको बढ़ाना चाहता है जी, तो उसके लिए क्या कुछ कर सकता है? देखिए, गन्ने का ऑप्टिमम जो चीनी की मात्रा है प्राप्त करने के लिए तो सभी किसान भाई सही समय में उसको कटाई करते ही हैं, है ना, जब उसमें गन्ने की मात्रा, चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन एक केमिकल होता है जिसको सोडियम मेटासिलिकेट बोलते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन होता है।
तो अगर हम इसका 4 किलो ले लें और 750 लीटर पानी, जो कि पूरे 1 हेक्टेयर में छिड़कने के लिए सफिशिएंट है, उतनी मात्रा में मिक्स करके उसको 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर दें। जैसे कि जब आपकी फसल 6 महीने की हो तब एक बार छिड़काव कर दें, और जब 8 महीने की है तो दूसरी बार छिड़काव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब एक बार भी सफिशिएंट है, अगर आप और भी करना चाहते हैं तो 8 महीने और 10वें महीने में भी इसका छिड़काव करेंगे। तो इससे जो क्या होती है, जो चीनी उस समय मैक्सिमम बनने की अवधि होती है गन्ने में, तो वो चीनी की बढ़ोतरी हो जाती है इसके छिड़काव करने से। जी, आपसे बात और भी करेंगे, लेकिन अभी एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राकेश पोराव, गांव गुंडा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जब गन्ने की खेती करेंगे हम, तो उसमें जो है तापमान कितना डिग्री होना चाहिए? देखिए, ये जो गन्ने की क्रॉप है ये है ट्रॉपिकल क्रॉप। अच्छा। और ट्रॉपिकल क्रॉप उसको कहते हैं, इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अच्छा। और दूसरा ह्यूमिडिटी भी चाहिए। अच्छा। आर्द्रता कहते हैं जिसको, नमी, हवा में नमी चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अच्छा। हाँ। जैसे हिमाचल में नवंबर में अभी ठंड बढ़ रही, तो ऐसे में तो गन्ने नहीं हो सकते? नहीं, गन्ना नहीं अंकुरित नहीं होगा ठंड में। इसको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए अंकुरित के लिए। तो शिमला जिला में हमारे कोटखाई में गुंडा में जो है हमारा गांव है, तो उतना तापमान नहीं होता। बताइए तापमान कितना रहता है आपके गांव में? हमारे गांव में तापमान 5 डिग्री रहता है। 5 डिग्री पे नहीं होता गन्ना। नहीं होता। अच्छा जी, धन्यवाद। ठीक है राकेश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हैं, ये कार्यक्रम को सुनते हैं, शिमला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और जो ऐप है उस पे वो ऑल ओवर इंडिया यानी पूरा देश में कहीं भी सुनते हैं और सुन सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे बात कर रहे थे कि जो हमारे किसान भाई हैं, जब वो गन्ना मिल में दे देते हैं तो उनको पेमेंट समय पे मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि बहुत से किसान भाई जिनको ज़रूरत होती है वो सोचते हैं हम मिल में क्यों दें, इससे हम क्रेशर पे डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें नगद पैसा मिलता है। क्योंकि ज़रूरत होती है किसान को, उसे चाहे घर में कपड़ों के लिए ज़रूरत हो, चाहे दवा के लिए ज़रूरत हो, चाहे बच्चों की फीस देनी हो, और आपके मिल वाले कहते हैं कि नहीं, हमारी अभी चीनी नहीं बिकी है, सरकार की कुछ पॉलिसी है, उसमें उनको पेमेंट में देरी होती है। देखिए, जो किसान गन्ने को क्रेशर पे देता है जी, वो 2 अवस्थाओं पे ही देता है। एक तो वो है जो आपने बताई कि जो पेमेंट है बहुत लेट हो जाए जी, लेकिन ये पिछले 2-3 सालों में स्थिति बहुत सुधरी है। 2-4 शुगर मिलों के अलावा सबका पेमेंट जो है टाइम पे होता है, नंबर 1 बात। दूसरा, जो क्रेशर पे गन्ना देते हैं किसान, वो देते हैं कि जिनको गेहूं बोना होता है, और अगर वो लेट हो रहे होते हैं और उनको लगता है कि अगर मील पे डालता रहे तो हमारा गेहूं बोने का टाइम निकल जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि कम से कम थोड़ा, चलो पैसा कम ही मिल जाएगा क्रेशर पे, गेहूं की फसल तो आ जाएगी हमारी पूरी। मानिए कि पेड़ ही है उसकी, तो उसको तो उजाड़नी है, तो वो थोड़ा बहुत कम देके पूरी गेहूं की फसल ले सकता है उसका। तो डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि अगर किसान की पेड़ी है तो ये मिल में भी तो रजिस्टर्ड है उसकी पेड़ी, तो उसको जल्दी पर्ची देनी चाहिए। आती है जल्दी पर्ची, लेकिन आप ये बताइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देखो दिसंबर तक पर्ची आती है, दिसंबर होते होते तो गेहूं का टाइम निकल जाता है ना, उसको अगर पहले ही जल्दी डालनी है, अंकुरन करवाना है, तो वो जल्दी डाल देता है। दूसरा ये है कि क्रेशर पे जब मिल नहीं चलती है तो क्रेशर पे कभी कभी मिल से अच्छा पैसा भी मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है, तो उस समय डाल देता है वो। और जैसे डॉक्टर अर्चना अनोखे बता रही थी कि भाई जो सोडियम मेटा सिलिकेट है जी, अगर उसको किसान पहले छिड़क देंगे तो गुड़ जल्दी बन जाएगा, तो वो तो क्रेशर को और भी बढ़िया रहेगा, गुड़ बनेगा उसका अच्छा। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं देवराज शर्मा, मोरेड़ा गांव, जिला मेरठ। जी शर्मा जी, क्या सवाल है? सवाल ये है कि हमारे पास 238 जाती है जी, इसमें बीमारी बहुत लगती है जी। जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसकी उम्र हो गई पूरी अब। अच्छा जी। हाँ, CO 0238 ये अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, और इसमें अब लाल सड़न रोग
पोका, बोइंग और भी रोग आने लगे हैं जी। और इसके लिए अब ये जरूरी है भाई धीरे धीरे इससे मोह खत्म करके और दूसरी नई वैरायटी आप बोने लगे। नई वैरायटी आप बताएंगे ना जो कौन सी लगाएं? हाँ, नई वैरायटी हम आपको अवश्य बताएंगे। अगर कॉपी पेन है तो लिख लो, नहीं तो याद रख लेना। हाँ बताओ जी। देखो, एक वैरायटी है COLK 14201, ये लखनऊ की वैरायटी। दूसरी एक वैरायटी लिखो CO 15023, ये करनाल की वैरायटी है। और तीसरी है COS 13235। बस एक मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ, इनकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा हूँ तीनों वैरायटीज की आपको, जो आपको सावधानी रखनी है जी। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 13235 में ज्यादा सावधानी रखनी है। अच्छा जी। इसमें क्या करनी है कि जब बारिश शुरू हो जाए, जब मिट्टी चढ़ा दो आप इस पे जी, उसके बाद में इसमें खाद बहुत कम कर दो, यूरिया। अच्छा जी। ये फसल ऐसी है 2 महीने में बढ़ जाती है ये पूरी। अच्छा जी। आपने देखा भी होगा अपने खेत में। अगर इसको हाँ जी, हाँ जी, इसकी पत्ती भी सख्त लग रही है बहुत। हाँ, ये सारी फसल अगर तुम्हारी 15023 पास में खड़ी है और ये 13235 उससे छोटी भी है तो बरसात में उससे ऊपर निकल जाएगी ये बहुत एकदम से। लेकिन इसको जो है ये ध्यान रखना है कि इसमें यूरिया की मात्रा को नियंत्रित रखना है, ज्यादा नहीं लगाना है। और दूसरी बात है, इसकी बंधाई अच्छी तरह करनी है जिससे गिर ना पाए। और तीसरी एक चीज रखनी है, जो घास की दवा छिड़कते हो आप गन्ने में। हाँ जी, छिड़कते हैं। उसमें आप मेट्राब्यूजिन, एट्राजिन और ये 2,4-D मिला के डालते होगे आप। हाँ जी, हाँ जी। वो चीज इसमें उसके बाद ना डालें जब उसमें आंखें हो जाएं। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी इसमें गन्ने की पोरी बन जाए। हाँ, पोरी बनने लगे उसके बाद ये दवा मत छिड़कना, क्योंकि उसके बाद नहीं तो वो अंकुरित होकर चलने लगेंगे, उसमें से वो हो जाएगी, जमाव हो जाएगा आंखों पे। हमारे खेत में, मैं खुद फार्मर भी हूँ, 14201 12 फुट लंबा खड़ा है इस समय। अच्छा जी। हाँ, और इसने पहली बार हमारे यहाँ भी बहुत मेहनत करता है किसान तो जी। हाँ, देखो खेत की भी बात होती है कभी कभी, और अपना उसकी भी होती है, सब खाद पानी की भी बात होती है। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी बात के स्लो है, लेकिन इसका ठोस है गन्ना 14201। हाँ जी, हमारा मिल द्वारा शुगर पड़ता है जी। ठीक है जी शर्मा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, हमारा जो सवाल था वो तो किसान भाइयों को बता दीजिए कि जो हमारे किसान भाई हैं पैसा चाहते हैं कि गन्ना बेचने के तुरंत बाद, लेकिन जो चीनी मिल है वो किसान भाइयों को और क्या क्या सुविधाएं देते हैं? देखिए, इस समय जो है शुगर मिल किसानों को हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। पहले मैं कहूँगा जैसे बीज की बात है, अभी CO 0238 में रोग लग गया है जी। सभी शुगर मिल किसान भाइयों को नई वैरायटीज जो मैंने बताई थी इनका बीज उपलब्ध करा रहे हैं। और अगर बाहर से इंस्टीट्यूट से लाते हैं तो किराया उसका खुद वहन करके किसानों को सस्ते दामों में दे रहे हैं, वो सब्सिडी भी दे रहे हैं उनको। नंबर 1 तय हो गई। नंबर 2 हो गया कि उनको खेत में डालने के लिए खाद चाहिए। देखिए, और तो शुगर मिल की खाद नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि इंडियन पोटाश लिमिटेड की सभी तरह की खाद का रेंज है, बास्केट है, पूरा प्रोडक्ट बास्केट, वो सारा हम लोन पे उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, जो उपलब्ध कराते हैं उस पे ब्याज भी लेते हो? नहीं, ब्याज कुछ नहीं लेते उस पे, और बिना ब्याज का हो, और 1 साल के लिए, यानी इस सीजन में अगर उनको देंगे, अगले सीजन में उनके गन्ने के पैसे से हम काटेंगे जी। और तीसरी बात यह है, जो पेस्टिसाइड होते हैं उनको हम सस्ती दामों पे, क्वालिटी बढ़िया और उसको सस्ते दामों पे दिलाते हैं। और दूसरी बात, उसके बावजूद उनको सब्सिडी भी देते हैं। IPL ने 20% की सब्सिडी सीजन में किसानों को दी है पेस्टिसाइड पे। और तकनीकी सहायता हमारे गन्ने वाले सब किसानों के पास जाके उनको विधि बताते हैं। सिंगल बड कटिंग द्वारा बोना, ट्रेंच के द्वारा बोना, नई विधियों द्वारा बोना। आप देखिए कि इधर कितनी पैदावार बढ़ गई है गन्ने की पिछले 5 सालों में। तो ये सब सुविधाएं शुगर मिल दे रही है। और वैसे भी अब जो सरकार है वो भी गन्ने का अच्छा मूल्य दे रही है। हाँ, देखिए, मूल्य निर्धारित है, जो सरकार करती है वो गन्ने का मूल्य उनको मिलता है जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, डॉक्टर अर्चना अनोखे जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे, ये हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात,
किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल और कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।